अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल है, यानी इट इज़ न्यूट्रल, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लिख लेते हैं और फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे पॉइंट में कई मरतबा आपको समझा भी चुकी हूँ। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम यूँ समझते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है और इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इधर मैं आपको छोटी सी डायग्राम बना के दे देती हूँ। नीचे मेरे पास एक जो है एटम है, ठीक है, ये मैं एटम बना रही हूँ। अब इस एटम में ये जो है वो क्या कहला रहा है, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा इसका क्या कहला रहा है, न्यूक्लियस। और जो बाहर ये मैंने रीजन बनाया हुआ है, ये बाहर जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको शेल बोलते हैं। अब ये जो अंदर वाला रीजन जो बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको मैं जूम करके भी बना सकती हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है उस पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज भी नहीं होता। और जो हमारे पास बाहर वाला जो शेल है, इसमें हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो गई तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कलेक्टिवली हमारे पास पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एटम एज अ होल क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि इन दोनों की तादाद सेम होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एटम एज अ होल न्यूट्रल बन जाता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है आयन का। कि आयन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट हैज़ अ नेट चार्ज either negative or positive on it, the number of proton is different than electrons। इस पॉइंट को लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इसके पास जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से क्या करती है, डिफरेंट होती है। प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी लिख लेती हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। अब इसमें कैसे, मतलब नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव और प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन से। यह सोडियम का कंसेप्ट और क्लोरीन का कंसेप्ट, इससे ये चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम जो है वो हमारे पास है क्या है, एक आयन है, और क्लोरीन भी हमारे पास एक आयन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 11 प्रोटॉन तो वैसे रहते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यानी प्रोटॉन्स की तादाद जो है, यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस जो है वो 10 नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा हो जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होता है नेगेटिव से, तो एटम के ऊपर जो है वो एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अब जब अपना रिलीज कर लेता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हुआ, 10 बच गए। ठीक है, और प्रोटॉन वैसे के वैसे रहे। अब जबकि प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है। ठीक है, जबकि क्लोरीन के केस में क्या हुआ कि इसके पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। 17 प्रोटॉन वैसे के वैसे रहे। इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से जब लिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो यानी नेगेटिव चार्जेस अब 17 से ज़्यादा हो गए, यानी 18 नेगेटिव 17 पॉजिटिव से ज़्यादा है। अब नेगेटिव चार्जेस जब पॉजिटिव चार्जेस से ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैंने आपको इसलिए तेज़ी में समझा दिया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो दी हुई है, जिसमें मैं पूरा आयन का कंसेप्ट समझा रही हूँ। एटम का भी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट सॉरी, एटम का
एटम का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझाया हुआ है और आयन का कॉन्सेप्ट भी मैंने सारा समझाया हुआ है, तो आप मेरी भी वीडियो देख लें तो आपको ये डिफरेंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, एक पॉइंट है वो थोड़ा सा यूनिक है, उसको हम समझेंगे थोड़ी सी डिटेल में। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए पॉजिटिव चार्ज से। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, अभी हमने डेफिनेशन में रीड किया कि इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखा हमने कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तरह सोडियम और क्लोरीन में किस तरह डिफर की। सोडियम में प्रोटॉन ज़्यादा थे जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, हमारे पास एटम है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हमारे पास आयन है। अब आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जब नेगेटिव, जब पॉजिटिव, इधर मैं आपको समझा देती हूँ कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास चार्जेस आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, यानी एक एटम है, एक है आयन, उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा आयन है उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। एक आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों ने आपस में, ये दोनों मिले तो उनसे हमारे पास क्या बनेगा, उनसे हमारे पास क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। उनसे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो आयनिक कंपाउंड का होता है वो क्या होता है, आयन होता है। थर्ड पॉइंट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एटम का है कि एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर भी तो सकता है, यानी आज़ादाना तौर पर खुद घूम सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं भी घूम सकता, दो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जबकि आयन है वो क्या कर सकता है, कि नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर नहीं घूम सकता। एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम एटम की ले लेते हैं, जैसे मेरे पास सोडियम है, पोटाशियम है और मेरे पास क्या है, आयरन है। ठीक है, Fe मतलब आयरन। ठीक है, और आयन का है कि कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पे वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो एटम का हम लोग देख लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी है सोडियम की, पोटाशियम की और आयरन की, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने कहा है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी कर सकते। एटम्स का हमने कहा है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट किस तरह कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हीलियम, नियोन और आर्गॉन। ठीक है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्टेबल हैं और ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक स्टेबल हैं। ठीक है, ये अपने आप में स्टेबल होते हैं इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। इस तरह कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो कि स्टेबल नहीं होते और वो रिएक्शन करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। इसकी एग्जांपल दे देती हूँ मैं ऑक्सीजन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कहता है कि वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रिएक्ट करके क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अब हमारे पास क्या है कि ये बॉन्ड बनाता है, या तो ये मॉलिक्यूल बनाता है या तो फिर कोई कंपाउंड बना लेता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाकर क्या करेगा, या तो कोई मॉलिक्यूल बना लेगा या तो कोई कंपाउंड बना लेगा। जिस तरह ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा ताकि वो स्टेबल हो सके। अब स्टेबिलिटी का क्या इसमें लाइक है हमारे पास के क्या पॉइंट है कि स्टेबिलिटी किस तरह अचीव होती है। ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन एटम से मिलेगा और O2 बनाएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट। उसमें हम देखेंगे कि O2 जो है बनाता है तो ये किस तरह स्टेबल हो जाता है। इस तरह जब ये H2O बनाता है, अब H2O हमारे पास एक कंपाउंड है तो ये किस तरह स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। तो इस तरह कुछ एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते और रिएक्टिव होते हैं ताकि वो किसी के साथ बॉन्ड बना सके और खुद को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। इसी तरह हम आयंस का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि आयंस के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है कि आयंस जो है उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जिस तरह सोडियम प्लस है
और ये क्या करते हैं कि अपोजिट चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ताकि अपने चार्ज को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके और उनके अंदर जो चार्ज इम्बैलेंस हुआ पड़ा है उसको क्या कर सके, थोड़ा सा बैलेंस कर सके। ठीक है, जिस तरफ सोडियम प्लस है तो ये अपने अपोजिट चार्ज स्पीशीज यानी क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या कंपाउंड बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा और अपने आप को क्या कर देगा, एक किस्म का न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये था हमारे पास एटम और आयन का डिफरेंस। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।